संविधान के अंक 2 में बात करेंगे ताज के शासन की। यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ, उससे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। 57 के विद्रोह के बाद ये बात वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट तक गई और वहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ कि अब कंपनी को हटा दिया जाए और सत्ता स्वयं अपने हाथ में ले ली जाए, और वही हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हटा दिया गया और सत्ता की जो बागडोर थी वो अब ब्रिटिश ताज के अधीन उसके हाथों में आ गई। दूसरा काम था, वो गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इसके बाद अगला अधिनियम आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें दो प्रमुख कार्य हुए। पहला, गवर्नर जनरल को अपने कार्यकारिणी परिषद के लिए नियम बनाने का अधिकार मिला और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत में विभागीय प्रणाली का शुभारंभ किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की विधायिका परिषद में प्रथम बार तीन भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया। इससे अगला आता है हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें जमींदार, बागान मालिक, जिला परिषद के सदस्य, यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्यों को प्रांतीय परिषदों के लिए नामों की संतुति करने का अधिकार मिला, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत इस अधिनियम के द्वारा की गई। इसके बाद अगला अधिनियम आता है जो भारत पर अमिट छाप छोड़ता है और जिसका परिणाम आज भी देखने को मिल रहा है। वो है भारत में पृथक निर्वाचन। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, यानी कि इसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे प्रसिद्ध रूप से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया? सबसे पहला कार्य किया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम बार भारतीय सदस्य को जोड़ा गया और एसपी सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो इस परिषद में शामिल हुए। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रथम बार भारतीयों को मत देने का अधिकार मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, स्थानीय निकायों के लिए बजट प्रस्ताव लाने का अधिकार मिला। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो था तत्व यह था कि मुसलमानों के लिए हिंदुओं से अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया और हिंदू मुस्लिम एकता में, यानी कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए जो बीज बवन कार्य था वो यहाँ से प्रारंभ होता है। इससे पहले हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों ने बड़ी ही चतुराईपूर्ण तरीके से यहाँ से स्टार्ट कर दिया उनको तोड़ना, हिंदुओं और मुसलमानों में बांटना शुरू कर दिया भारतीयों को, जिसका आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के रूप में हमें एक बंटवारा मिला जो अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे प्रसिद्ध रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्रीय एवं प्रांतीय दो भागों में बांटा गया तथा प्रांतीय विषयों को रक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इस तरह प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया और महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार मिला। इससे पहले भारत में महिलाओं को मताधिकार नहीं था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सम्मिलित किया गया, जिसमें सिख, आंग्ल भारतीय व ईसाइयों को शामिल किया गया। 1919 के अधिनियम के आधार पर प्रांतों में मंत्री परिषद के कार्यों की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ। सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, किंतु साइमन ने अपना कार्य जारी रखा। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को। इसी के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी हुआ और श्वेत पत्र के आधार पर भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1935 का भारत सरकार अधिनियम बहुत ही विस्तृत रूप में आया, जिसमें केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, संपूर्ण विषयों को 3 भागों में बांटा गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो आज भी हमें देखने को मिलती है। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम से बना है, जबकि कलकत्ता न्यायालय हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर स्थापित किया गया।
रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के आधार पर ही। तो हमारा केंद्रीय बैंक 1935 में अस्तित्व में आया। सन 1937 में निर्वाचन हुए और कांग्रेस को इसमें अच्छी सफलता मिली, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ न कर पाने के कारण 1939 में इस्तीफा दे दिया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आए। 1945 में बेबेल योजना प्रस्तुत की गई। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लाए गए। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना शुरू की गई और अंततः संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा किया गया। यानी कि इसका निर्वाचन हुआ, और निर्वाचन कैसे हुआ? प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया गया, इसके सदस्यों का जिसमें सामान्य मुस्लिम एवं सिखों को प्रतिनिधित्व दिया गया। मई जून 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। कांग्रेस को 210 में से 202 और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। संविधान के लिए प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें कई समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने अपना कार्य किया, जिसमें संचालन समिति जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 7 सदस्यीय थी, डॉक्टर अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये सबसे प्रमुख समिति मानी गई क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्य जो है इसी के हाथों में आया, और कई बार प्रश्न भी आया है, इम्पोर्टेंट भी है पढ़ने के लिहाज से भी, कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ध्यान रखें, अगर संविधान सभा के अध्यक्ष का प्रश्न आता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आपको आंसर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष का प्रश्न आता है तो आपको आंसर देना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान की अंतिम बैठक हुई एवं इस दिन इसको पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया और संविधान सभा को 14 अगस्त 1947 के पुनर्गठन के बाद संप्रभु बना दिया गया। इसके साथ ही देश आज़ाद हो गया और संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू कर दिया। आगे चलकर हम संविधान बनकर प्रारंभ होगा और अनुच्छेद 1 से लेकर आगे का विवरण तृतीय अंक में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।